Hello everyone, this is Sakshi Vashisht and we are here on Incredible Ashram. So welcome you guys. So कल आप लोगों ने देखा था, जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में दिखाया था, जो ब्रीफ इंट्रोडक्शन जो था बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का। लेकिन आज हम जो है थोड़ा आगे बढ़ेंगे, हम कॉन्सेप्चुअल बातें करेंगे। आज हम कॉन्सेप्ट पे बातें करेंगे आज। तो पहला हमारा जो कॉन्सेप्ट आता है वो है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का। ठीक है, तो गाइज़ आई होप आप लोगों को सिलेबस जो है वो समझ आ गया होगा एंड आप लोग को ये भी समझ आ गया होगा कि हमें किस टाइप से आगे बढ़ना है। एंड दिस इज़ समथिंग जो इतना ज़्यादा भी डिफ़िकल्ट नहीं है, आई थिंक बहुत ज़्यादा सिंपल भी है, क्योंकि हम हमारी डे टू डे लाइफ में ऐसा बहुत कुछ करते हैं। तो आपको वो प्रीवियस वीडियो में समझ आ चुका है। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो आप पहले जाके प्रीवियस वीडियो देखें एंड उससे आपको थोड़ा बहुत अंदाज़ा लग जाएगा कि कैसे हमें आगे बढ़ना है और क्या सिलेबस है, क्या सिलेबस नहीं है। सो जस्ट कंटिन्यू टू दिस। आज हम बात करेंगे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, जो जो आपका चैप्टर फर्स्ट भी है। एंड दिस इज़ ऑफ आर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। एंड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में भी मैंने आपको दो पार्ट बताए थे। दैट फर्स्ट पार्ट इज़ आर बिजनेस लॉ। सो ये जो है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वो है बिजनेस लॉ का पार्ट। बिजनेस लॉ का फर्स्ट चैप्टर है ये हमारा, दिस इज़ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो आज हम इसके बारे में बातें करें। वैसे तो इसके बारे में बातें करने के लिए क्या है, हम सब जानते हैं व्हाट इज़ कॉन्ट्रैक्ट। हम सब इस वर्ड से बहुत ज़्यादा फेमिलियर है, कॉन्ट्रैक्ट वर्ड से, क्योंकि हम लोग जाने में अनजाने में कैसे भी हम बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं हमारी डे टू डे लाइफ में। हम सुबह उठने से लेके रात को सोने तक शायद बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं एंड हमें पता भी नहीं चलता कि हम एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। लाइक अगर हम बात करें तो जस्ट सुबह उठ के हम लोग गए, आई जस्ट वेंट, मैं ब्रेड एंड बटर लेके आए, ख़रीद के लाई। दिस इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट मेड बाय मी। ये मैंने एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है, मैंने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है ब्रेड एंड बटर खरीदना। दिस इज़ माई कॉन्ट्रैक्ट। एंड ये भी मैंने दो तरीके से कर लिया। एक तो मैं कैश दे के ले आई और एक मैं उसको उधार करके ले आई। मतलब इसको अपन बोलते हैं क्रेडिट पे लेके आई हूँ। तो एक तो मैं कैश से ले आई एंड सेकेंड थिंग इज़ मैं क्रेडिट पे लेके आई हूँ। तो ये भी हमारा क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया कि मैंने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया ब्रेड एंड बटर का। तो ये लोग कॉन्ट्रैक्ट हो गया। उसके बाद हम बहुत कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। लाइक ये तो एक एग्जाम्पल हो गया। उसके अलावा हम कहीं जा रहे हैं, कुछ मतलब हमारे फ्रेंड से हमने कुछ ले लिया है, कुछ सामान। जैसे कि एग्जाम्पल, मैं अपने फ्रेंड को बोलती हूँ कि यार मुझे अपनी बुक दे एंड जस्ट मैं जो काम हो जाएगा उसके बाद तो मैं लौटा दूँगी। दिस इज़ आल्सो अ कॉन्ट्रैक्ट। तो हम हमारी डे टू डे लाइफ में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और ये आज से कुछ नहीं कि हम आज से करने लगे। ये सदियों पुरानी परंपरा है कि हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं। चाहे पहले बार्टर के फॉर्म में करते थे, फिर कैश के फॉर्म में आया, मॉनेटरी वैल्यूज़ आने लगी तो कैश के फॉर्म में, उससे पहले कॉइन्स के फॉर्म में। तो मतलब हम कॉन्ट्रैक्ट तो कर ही लेते थे। बट पॉइंट इज़ कि इसके आगे ये एक्ट क्यों आया। कॉन्ट्रैक्ट हम कर रहे हैं, ठीक है, हम जानते हैं कॉन्ट्रैक्ट को, भाई एक्ट लाने की ज़रूरत क्यों पड़ गई। तो एक्ट लाने की ज़रूरत क्यों पड़ी, इसके बारे में हम बात करते हैं कि हमें इस एक्ट की ज़रूरत क्यों पड़ी। क्योंकि हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। जस्ट टेक एन एग्जाम्पल, मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया, अपने एक फ्रेंड को बोला कि भाई तू जाके, हाँ, जैसे कि मेरा एक फ्रेंड है, जैसे हमने गारंटी का कॉन्ट्रैक्ट देखा था, हमने लास्ट जो हमारी वीडियो थी उसमें हमने देखा था कि एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। ठीक है, हमने गारंटी का कॉन्ट्रैक्ट भी देखा हुआ है। तो उसमें हम क्या करते हैं गारंटी के कॉन्ट्रैक्ट में कि एक पर्सन, ए पर्सन, जस्ट लाइक मी, आई एम अ ए पर्सन एंड दिस इज़ अ बी पर्सन एंड हेयर लाइज द सी पर्सन। सो हुआ क्या था कि ये जो ए पर्सन है वो ए बी से पैसे मांगने गया। भाई मुझे पैसे दे दे, मुझे पैसे की ज़रूरत है। ठीक है, ए बी को बोल रहा है कि भाई मेरे को पैसे दे दे, मेरे को पैसे की ज़रूरत है। बट ए क्या बोल रहा है, मैं तेरे पे भरोसा क्यों करूँ, मैं ये तीनों फ्रेंड है, बट द पॉइंट इज़ ये दोनों बेस्ट फ्रेंड है एंड ये दोनों भी बेस्ट फ्रेंड है, बट ये दोनों सिर्फ फ्रेंड है, अच्छे खासे ज़्यादा खास फ्रेंड है। तो क्या हुआ कि ए बी को बोल रहा है कि भाई मेरे को पैसे दे दे। तो बी क्या बोलेगा, भाई क्यों दूँ, मेरे को तेरा भरोसा नहीं है, तू दे नहीं दे पैसे वापस, मैं तेरे को पैसे नहीं दे सकता। तो हेयर कम्स द सी भाई साहब बीच में आए, अरे भाई तू टेंशन मत ले यार, मेरे को पता है ए बहुत अच्छा आदमी है एंड वो तेरे पैसे खाएगा नहीं, वो तेरे पैसे डूबेंगे नहीं, तू टेंशन मत कर। तू उसे सपोज कर 5,000 रुपये वो मांग रहा है, तो तू उसे 5,000 रुपये दे दे। एंड इनकेस वो पैसे नहीं देता है तो मैं दूंगा। अपन नहीं बोलते भाई मैं गारंटी ले रहा हूँ इस बंदे की, तू टेंशन मत ले, तू बेफिक्र होकर दे, गारंटी अपन ले रहा है इसकी। तो वो वाली सिचुएशन है
कि इसमें क्या है कि ये गारंटी ले रहा है कि हाँ भाई मैं इसके पैसे अगर ये नहीं देगा तो मैं दे दूँगा। ये तो हमारा हो गया कॉन्ट्रैक्ट। तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट चल ही रहा है तो बीच में एक्ट को घुसाने की क्या ज़रूरत आई, क्यों एक्ट बीच में आ गया? तो एक्ट बीच में क्यों आया कि अब सपोज करो सिचुएशन ए, दिस इज़ बी एंड हेयर लाइज द सी। तो अब हुआ क्या, ए ने बेचारे ने बी को पैसे ए ने मांगे थे ना, तो बी ने ए को पैसे दे दिए 5,000। अब टाइम था इनका सपोज 1 मंथ का। अब हुआ क्या भाई कि बी जो है वो ए के पास गया कि ला भाई पैसे वापस कर मेरे, एंड ही सेड कौन से पैसे, काय के पैसे, मैं नहीं दे रहा कोई पैसे, जा तू। तो इसने बोल दिया, मना कर दिया इसे। ये बेचारा सी के पास गया कि भाई तूने गारंटी दी थी, अब तू ही दे दे पैसे। सी क्या बोल रहा है, अरे भाई यार मैं नहीं दे रहा, मुझे नहीं पता, तू जाने और वो जाने, तेरा काम जान तू जान। तो अब क्या हुआ, बेचारा बी जो है वो प्रॉब्लम में फंस गया, उसके 5,000 डूब गए। ठीक है, अब अगर यहाँ पे एक्ट नहीं होता, अब एक्ट है तो क्या करेगा, ये कोर्ट में जा सकता है, इनके अगेंस्ट एक्शन हो सकता है, इन लोगों के अगेंस्ट, ए और बी के अगेंस्ट एक्शन हो सकता है कि हाँ भाई इन्होंने ऐसा किया और इन्होंने अब अपनी बात से मुकर रहे हैं। लेकिन जस्ट इमेजिन अ सिचुएशन, अगर ये एक्ट नहीं होता, ये एक्ट नहीं होता तो क्या होता? अगर ये एक्ट नहीं होता तो क्या होता? तो ये होता भाई, तो बेचारा कोई किसी को पैसा दे के ऐसे ही लूट रहा होता और कोई किसी को पैसे नहीं देते, और ज़्यादा मांगने की एंटेनबाजी की तो उड़ा दो इसको। मतलब कहने का मतलब है जो लॉ एंड ऑर्डर है हमारा वो बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से डिस्टर्ब हो जाता अगर ये नहीं होता, क्योंकि कोई भी किसी से पैसे लेके भाग रहा है, किसी को कोई वैल्यू ही नहीं। लाइक विजय माल्या बने डोल रहे हैं सब लोग, छोटे मोटे विजय माल्या, ओके इतना तो ले नहीं सकते ना, तो छोटे मोटे विजय माल्या बने डोल रहे हैं। तो दिस इज़ व्हाट कि एक्ट की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी। अब समझ में आया एक्ट की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी, कि कॉन्ट्रैक्ट हम लोग कर रहे थे, हम नॉर्मल लाइफ में हम लोग बहुत कुछ डेली कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, डेली हम सामान खरीद रहे हैं, फिर ये बीच में एक्ट घुसाने की ज़रूरत क्यों पड़ी, कि एक्ट की ज़रूरत इसलिए पड़ी कि हम ताकि एक अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट जो है उसको कर सकें, मतलब कॉन्ट्रैक्ट में कोई प्रॉब्लम ना आए, कॉन्ट्रैक्ट में कोई इश्यूज़ क्रिएट ना हो, कोई हमारे साथ धोखाधड़ी ना कर दे, इसके लिए हम लेके आए दिस एक्ट। और ऐसा बोला जाता है, कुछ स्कॉलर्स हैं वो जो बोलते हैं कि जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है ना, ये पता है बिजनेस के लिए कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या है, बिजनेस के लिए कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है जैसे हमारे लिए पीनल कोड है ना, इन ह्यूमन सिक्योरिटी के लिए, उसकी प्रॉपर्टी की सिक्योरिटी के लिए जैसे पीनल कोड है, इंडियन पीनल कोड, उस टाइप से ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ना वो बिज़नेस की सिक्योरिटी के लिए। क्यों भाई, क्योंकि अगर बिज़नेस तो वैसे भी, ये तो 5,000 की बात हुई, दिस इज द स्मॉलेस्ट वन, क्योंकि अगर बिज़नेस की बात करें बहुत बड़ा बिज़नेस है और ना जाने कितनों से क्या क्या कॉन्ट्रैक्ट कर रखा होता है, दिस इज़ ए, दिस इज़ बी एंड दिस इज़ सी, इससे हम लोगों ने जाने कितने कॉन्ट्रैक्ट कर रखे हैं। और अगर ऐसे ही हमारे पैसे डूबने लगे, अगर ऐसे ही होने लगा तो बिज़नेस तो चलने से ही रहा, क्योंकि और अगर कोई एक्ट नहीं है, कोई लॉ नहीं है, तो कोई क्यों ही आपके पैसे लौटाएगा। हम आज क्यों किसी को नहीं मारते, क्यों? क्योंकि डर लगता है भाई कहीं हमें जेल ना हो जाए। अगर ऐसा कोई सिस्टम नहीं होता, अगर आपको जेल नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रही, आराम से 2-4 थप्पड़ तो चलते फिरते लगा देते हो। तो ये वाली बात है कि एक्ट के आने से इसमें थोड़ी सिक्योरिटी हो गई, कि बिज़नेस में भी थोड़ी स्टेबिलिटी हो गई, थोड़ी सिक्योरिटी हो गई, क्योंकि अब कोई डायरेक्टली ऐसा धोखाधड़ी नहीं कर सकता, आपके अगेंस्ट केस हो सकता है, आपको बहुत सारी लॉन्ग जो प्रोसीजर है लॉ की वो फॉलो करनी पड़ेगी आपको अगर आप ऐसा करते हैं तो दिस इज़ द कॉन्ट्रैक्ट एंड दिस इज़ द एक्ट। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा कि कॉन्ट्रैक्ट और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या है एंड इसकी क्या ज़रूरत है। अब आप समझ सकते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट की इम्पोर्टेंस क्या है। वेल, कॉन्ट्रैक्ट की इम्पोर्टेंस क्या है, अगर हम बात करें कि बिज़नेस की, एक बिज़नेस है उसमें कॉन्ट्रैक्ट क्यों ज़रूरी है, बिज़नेस है उसमें कॉन्ट्रैक्ट क्यों ज़रूरी है, वाई देयर इज अ नीड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इन द बिज़नेस, क्यों ज़रूरी है बिज़नेस में कॉन्ट्रैक्ट। क्योंकि पहली बात तो कॉन्ट्रैक्ट क्यों ज़रूरी है, तो भाई कॉन्ट्रैक्ट के बिना बिज़नेस चलता नहीं है। वी ऑल नो दैट कॉन्ट्रैक्ट इज, ये दोनों तो एकदम पैरेलल चल रहे हैं, मतलब दो एक बोलते हैं ना कि गाड़ी के 2 पहिए हैं, क्योंकि अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा तो बिज़नेस चलेगा ही नहीं। मतलब अगर बिज़नेस में परचेज और सेल नहीं होगी तो बिज़नेस चलेगा ही नहीं। और दिस इज़ नॉट अबाउट परचेज एंड सेल, हर चीज़, कोई भी चीज़ आप ले रहे हो, कुछ भी उस पर ले रहे हो, दिस इज़ कॉन्ट्रैक्ट। मतलब एक चीज़ क्लियर होती है कि बिज़नेस की सक्सेस के लिए कॉन्ट्रैक्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
कॉन्ट्रैक्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एंड दैट कॉन्ट्रैक्ट शुड बी, और ये कॉन्ट्रैक्ट भी कैसा होना चाहिए, सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट होना ज़रूरी नहीं है। मतलब हम एक बात करते हैं, जस्ट समझने की कोशिश करो, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है बट हाँ समझ आ जाएगा आराम से। लाइक मैंने एक बिज़नेस स्टार्ट किया मेरा ABC एंटरप्राइजेज़, ठीक है। अब हम बोल रहे हैं कि बिज़नेस के लिए कॉन्ट्रैक्ट ज़रूरी है। क्या सिर्फ यही बात बहुत हो जाती है कि बिज़नेस के लिए सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट ज़रूरी है? बिज़नेस के लिए मैंने एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया A से कि भाई हम तुम्हारे यहाँ से क्या परचेज़ करेंगे, रॉ मटेरियल, ठीक है। एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया मैंने B से कि हम तुम्हें क्या करेंगे, फिनिश्ड गुड्स, जो हम माल बनाएंगे पूरा वो तुम्हें भेजेंगे। एक हो गया C, इससे हमने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि हम तुझसे मशीनरी लेंगे, मशीनरीज वगैरह तुम हमें प्रोवाइड कराओगे। एक हो गया D, जिससे हमने ले लिया कि मतलब आप हमारे लेबर वगैरह का काम करोगे। तो ऑल आर दीज आर द कॉन्ट्रैक्ट्स ना, कि हमने इससे ये, नो दिस वन इज़ नॉट, कि हम आपके यहाँ से जैसे कि कुछ भी हम आपको फिनिश गुड बेचेंगे या कुछ भी हम इधर करेंगे, दिस इज़ दैट, ठीक है। तो हमने ये एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया सबसे कि ABC एंटरप्राइजेज़, मैंने एक एंटरप्राइजेज़ खोली। A को बोला आपसे हम रॉ मटेरियल लेंगे, B को बोला हम आपको फिनिश्ड गुड्स देंगे, C को बोला हम आपसे मशीनरीज एंड जो भी बिल्डिंग एंड मशीनरीज है वो लेंगे, एंड D को बोला कि हम आपसे फिनिश्ड गुड्स आपको देंगे, फिनिश्ड गुड्स। अब क्या होता है, दिस इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट, मतलब मैंने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। पर हम बात कर रहे हैं क्या सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट सफिशिएंट है बिजनेस के लिए? सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट करना बिजनेस के लिए सफिशिएंट हो जाएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट सफिशिएंट नहीं हो सकता। बिजनेस के लिए कॉन्ट्रैक्ट का फुलफिलमेंट भी ज़रूरी होता है, आपको कॉन्ट्रैक्ट पूरा भी करना होता है भाई साहब। अगर आप ये सोचो कि हम कॉन्ट्रैक्ट करके बैठे हैं, कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं करते तो चल जाएगा काम, तो ऐसा नहीं चलने वाला। जस्ट इमेजिन कि मैं ABC से रॉ मटेरियल तो ले लेती हूँ पर इसे पैसे नहीं देती, पैसे इसको नहीं दे रही, कि भाग तो नहीं दे रही मैं पैसे, ठीक है। B को फिनिश गुड्स देने थे, आधे दिए, आधे फिनिश गुड्स दिए ही नहीं। इससे मशीनरी ले ली, इसको पैसे नहीं दिए, इसको भी कैश नहीं दिया, हमने कुछ नहीं दिया, मतलब कैश कैसे भी इसको, मतलब कुछ भी पैसा नहीं दिया इसको, जो भी बनता था इसका रेवेन्यू वो नहीं दिया इसको। दैन फिनिश्ड गुड्स के केस में भी हमने यही किया कि इनको आधा माल दिया, आधा माल नहीं दिया। तो क्या मेरा बिजनेस चल सकता है? इन्होंने एक बार तो बेचारों ने गलती कर दी मुझे दे के, अगली बार कोई नहीं देने वाला मुझे माल, कुछ नहीं देने वाला मुझे, ना कोई रॉ मटेरियल देगा, ना फिनिश गुड्स मेरा लेगा, क्योंकि टाइम पे मैं ऑर्डर पूरा कर ही नहीं रही। तो अब हो क्या रहा है कि बिज़नेस अगर आपको सक्सेसफुल करना है तो कॉन्ट्रैक्ट जो कर रहे हो आप, उसका फुलफिलमेंट ज़रूरी है, आपको कॉन्ट्रैक्ट पूरा करना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट करना सफिशिएंट नहीं हो सकता, कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करना भी सफिशिएंट हो जाता है। ओके गाइस, तो दिस इज़ द कॉन्ट्रैक्ट एंड दिस इज़ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कैसे बिज़नेस के लिए कॉन्ट्रैक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एक बार हम एक इसका एक फिर से थोड़ा सा वो देख लेते हैं हम कि कैसे हमने क्या पढ़ा अभी तक, ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना आए। थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं इसको। लाइक कॉन्ट्रैक्ट, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या है कि डे टू डे लाइफ में हम जो भी किसी से कुछ ले रहे हैं, दे रहे हैं, कोई सेल कर रहे हैं, परचेस कर रहे हैं, वो सब की सब क्या है, कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। हम डे टू डे लाइफ में बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, और एक बिज़नेस के लिए कॉन्ट्रैक्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिज़नेस के सक्सेस होने के लिए कॉन्ट्रैक्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। अब बात आती है कि ये बात हो गई कि बिज़नेस के सक्सेसफुल के लिए कॉन्ट्रैक्ट ज़रूरी है, और इनमें कोई धोखाधड़ी ना हो, बिज़नेस में या नॉर्मल लाइफ में भी कोई धोखाधड़ी ना हो, कोई फ्रॉड ना हो, धोखा वगैरह ना हो। तो इसके लिए हम क्या लाए, एक्ट लाए। तो यहाँ तक क्लियर कि हम नॉर्मल लाइफ में बहुत कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जिससे हमारा बिज़नेस और नॉर्मल लाइफ में भी बहुत ज़रूरी होता है। एंड बिज़नेस की बात करें तो बिज़नेस की तो नींव है, एक तरीके से हम बोल सकते हैं दिस कॉन्ट्रैक्ट इज। तो इनमें धोखाधड़ी ना हो, इसके लिए हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ऑफ 1872 लेके आए थे। ओके गाइस, सो हुआ क्या, अब हम लेके तो आए, लेकिन अब पॉइंट आता है कि क्या कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ऑफ 1872 से पहले भी कोई एक्ट था? अगर था तो क्या? तो फर्स्ट बात ये आती है कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ऑफ 1872 से पहले कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ऑफ 1872 से
पहले ऐसा कोई भी स्पेसिफिक जो है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट नहीं था जो सब जगह लागू हो, ऐसा कुछ नहीं था। इनिशियली तो हम बात करते तो जो अंग्रेज़ों के टाइम पे जो हमारे ब्रिटिशर्स ने कुछ लॉ वगैरह बना रखे थे उनके बेसिस पे हमारी गाड़ी चल रही थी। लेकिन बाद में क्या हुआ था, बाद में हुआ था 1700 एंड डेट देख लेना 1781 और 1797 में, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ऑफ 1872 हमने किया। तो इसमें हुआ क्या कि उससे पहले तो ऐसा कोई स्पेसिफिक लॉ नहीं था जो पूरे देश में लागू हो, जहाँ पे आपके सारे कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड सारे इश्यूज क्लियर हो जाए, ऐसा कोई एक्ट नहीं था। लेकिन ब्रिटिशर्स ने जो लॉ वगैरह बना रखे थे ना, जिस तरीके से वो चल रहे थे उसे ही हम फॉलो करते थे। लेकिन हुआ क्या, उसके बाद इस लॉ में प्रॉब्लम आने लगी क्योंकि टाइम के अकॉर्डिंग हमें चेंज करना पड़ता है, शायद हम वो चेंज नहीं कर पाए तो इश्यूज़ क्रिएट होने लगे। तो 1781 में क्या हुआ था, जो सुप्रीम कोर्ट थी 1781 और 1797 में जो सुप्रीम कोर्ट थी, जो कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे की जो सुप्रीम कोर्ट थे, उन्होंने एक डिसीज़न लिया। एंड व्हाट डिसीज़न दे हैव टेकन इज़ कि उन लोगों ने एक दो लॉ बनाए। एक तो बनाया हिंदू लॉ और एक बनाया उन्होंने मॉमडन लॉ। हिंदू लॉ और मॉमडन लॉ, जिसमें क्या होता है कि जो हिंदू लॉ है वो तो हिंदुओं से रिलेटेड जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उन्हें हैंडल करता है। मतलब हिंदू से कोई कॉन्ट्रैक्ट किया, उसमें उसको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, कुछ भी हो रहा है तो वो ये हैंडल करेगा। मॉमडन जो लॉ था वो क्या करता था कि मुस्लिम से रिलेटेड जो भी कॉन्ट्रैक्ट है, मुस्लिम जो भी कर रहे हैं और जो भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं मुस्लिम, और उसमें जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है वो ये हैंडल करेगा। लेकिन अब एक प्रॉब्लम आती है, सिचुएशन अगर ये बन जाए, जैसे कि अगर हमारी सिचुएशन ये हो कि एक बंदा लाइक ए और बी, ये दो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ए इज़ अ हिंदू एंड बी मुस्लिम, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, क्यों? क्योंकि हमने देखा कि हिंदू लॉ क्या है कि हिंदुओं से रिलेटेड जो भी हिंदू आपस में जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं उनसे रिलेटेड जो भी मैटर है वो यहाँ पे सॉल्व होंगे, और मुस्लिम से रिलेटेड जो भी है वो यहाँ पे सॉल्व होंगे। लेकिन यहाँ पे केस बिल्कुल डिफरेंट है। यहाँ पे एक बंदा है जो हिंदू है एंड सेकंड वन इज़ मुस्लिम। तो अब भाई क्या करें? तो ऐसे केसेस में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आने लगी थी कि यार इस टाइप के सिचुएशन को कैसे हैंडल करें। कोई ऐसा एक लॉ आए जो पूरे यूनिफॉर्म, मतलब जो पूरे इंडिया में यूनिफॉर्मली लगे, ऐसे नहीं कि एक पर्टिकुलर जो है रिलीजन बेसिस पे नहीं लगना चाहिए। ऐसी एक ज़रूरत जो है महसूस हुई थी और उसके लिए आया था हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ऑफ 1872, ठीक है। ये क्यों आया ये समझ में आ गया, क्योंकि इसकी ज़रूरत क्यों थी ये मैं आपको पहले समझा चुकी हूँ। क्योंकि आपके कॉन्ट्रैक्ट में कोई फ्रॉड ना हो और जो लॉ एंड ऑर्डर है वो ठीक से मेंटेन रहे, इसके लिए हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को लाना ज़रूरी था। इससे पहले कोई लॉ था तो उसका आंसर था नहीं। इससे पहले कोई पर्टिकुलर लॉ नहीं था। उससे पहले सिर्फ ये दो लॉ थे, हिंदू लॉ एंड मुस्लिम लॉ। वो भी किस बेसिस पे थे? हिंदू लॉ फॉर द हिंदू, अगर हिंदुओं से रिलेटेड कोई भी जो कॉन्ट्रैक्ट होता है हिंदुओं से रिलेटेड दैट कम्स इन द हिंदू लॉ, और जो मुस्लिम से रिलेटेड कोई भी कॉन्ट्रैक्ट है वो आता है मुस्लिम लॉ में। तो फिर प्रॉब्लम आई इन दोनों से रिलेटेड कि अगर आपस में कोई कॉन्ट्रैक्ट करें तो क्या करेंगे? इन दैट केस देयर इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ऑफ 1872। ओके गाइस, तो हमने अभी तक देखा था कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या है, कॉन्ट्रैक्ट क्या है एंड कॉन्ट्रैक्ट के लिए एक्ट क्या है। एंड उसमें भी हमने देखा था कि जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हमने ये देखा था कि 1872 वाला क्या है, एंड उससे पहले के कॉन्ट्रैक्ट्स कोई एक्ट था ये नहीं था। तो आंसर इज़ नहीं थे, कोई स्पेसिफिक एक्ट नहीं था, सिर्फ हिंदू एंड मुस्लिम्स के लिए हिंदू और मॉमडन लॉ था, ऐसा कोई पर्टिकुलर लॉ नहीं था। तो ये हमारा कंप्लीट हुआ जो डिटेलिंग है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की, या फिर जो हिस्ट्री है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कैसे आया कैसे नहीं आया, ये हमारा यहीं ख़त्म होता है। एंड नाउ वी कम टू द फीचर्स ऑफ द एक्ट कि हाँ भाई अब तो ये आ गया, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ऑफ 1872 आ गया, लेकिन अब इसके फीचर्स क्या है, ये कैसे काम करता है कैसे काम नहीं करता। तो इसका फर्स्ट फीचर है दैट इज़ इन्फोर्समेंट, कि कब आया
तो जो सबसे पहली चीज़ इसमें आती है दैट इज इन्फोर्समेंट। तो दैट इन्फोर्स ऑन 1 सितंबर 1872, मतलब 1 सितंबर 1872 को ये इन्फोर्समेंट मतलब ये लागू हुआ था। इन्फोर्समेंट मतलब ये लागू हुआ था, ये आया था, इन्फोर्स हुआ था, ठीक है। अब पॉइंट इज़ कि 1 सितंबर को तो लागू हो गया, लेकिन इसमें एक चीज़ बात आती है, एंड बात क्या है वो कि 1 सितंबर 1872 से पहले के जो भी कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब इस तारीख से पहले 1 सितंबर से पहले, चाहे आपने अगस्त में करे हों, जुलाई में करे हो, या उससे 10 साल पहले, 20 साल पहले, 50 साल पहले जो भी आपने कॉन्ट्रैक्ट कर रखे हैं वो इसके अंदर नहीं आते। मतलब क्या इसका मतलब हुआ, जैसे कि मैं हूँ, मैंने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया था भाई, सपोज़ करो 1 अगस्त 1872 मतलब 1872 में मैंने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया ऑन 1 अगस्त 1872, और उसने बोला था कि मैं तेरे को सितंबर तक पैसे दे दूंगा, बट उसने मुझे पैसे नहीं दिए। अब मैं क्या बोलती हूँ, अरे भाई कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आ गया अब मैं इसके तहत मैं जाके कोर्ट में केस कर दूंगी तेरे अगेंस्ट। तो हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये जो एक्ट है वो रिट्रोस्पेक्टिव होता है, मतलब पिछला जो हुआ है ना वो ये हैंडल नहीं करेगा। इससे पहले आपने अगर कोई एक्ट कर लिया, इससे पहले आपने अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, कोई ऐसा काम कर लिया, जो कॉन्ट्रैक्ट है आपका, जो एग्रीमेंट है आपका, तो वो इसमें नहीं आएगा। ओके, वो इस चीज़ के अंदर नहीं आएगा। पहली बात तो ये समझ लीजिए कि 1872 में सिर्फ वही आएंगे जो 1 सितंबर 1872 के बाद हुए हैं या उस दिन से हुए हैं, उससे पहले के कोई नहीं आएगा। ओके, मतलब ये पहला फीचर जो है इसका वो हमें क्लियर हो गया। मैं यही समझूंगी कि आपको क्लियर हो गया, बिकॉज ये इसमें कुछ भी नहीं है, बस इतना ही है कि 1 सितंबर 1872 1 सितंबर 1872 में जब ये लागू हुआ था, उस दिन के बाद से जो भी एक्ट हुए वो इसमें आते, जो भी कॉन्ट्रैक्ट हुए वो इसमें आते हैं, लेकिन उससे पहले का कोई कॉन्ट्रैक्ट इसमें नहीं आएगा। देन आता है एक्सटेंट ऑफ द एक्ट। ये कुछ इंपॉर्टेंट है, ये इस साल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, उससे पहले शायद ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, बट या इस साल ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक्सटेंट ऑफ द एक्ट क्या है कि ये कहाँ कहाँ तक फैला हुआ है, ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है वो कहाँ कहाँ तक फैला हुआ है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पूरे इंडिया में है, ये हमारा पूरा इंडिया जो है उसमें ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आता है, एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। तो मतलब पहले क्या था कि ये जम्मू एंड कश्मीर में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लागू नहीं होता था, लेकिन जब से 370 हटी है, जब से सेक्शन 370 जब से हटा है सेक्शन 370, तब से क्या हुआ है कि ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी और उसके साथ जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है वो भी, और उसके साथ 105 अदर एक्ट जो है वो भी यहाँ पे लागू होने लग गए। तो मतलब अब अगर कोई पूछे आपसे कि क्या इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है वो इन्फोर्समेंट है, वो सॉरी एप्लीकेबल है जम्मू एंड कश्मीर में, तो हाँ ये जम्मू एंड कश्मीर में भी एप्लीकेबल है। अब ये नहीं है कि जम्मू कश्मीर में एप्लीकेबल नहीं है। मतलब पहले क्या होता था कि अगर आप जम्मू कश्मीर के किसी बंदे से कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो तो वहीं का ही जो कुछ लॉ है वही चलता था, आप इसके तहत उसको कहीं नहीं ले जा सकते कि आप इसके तहत उसको ले जाओ कोर्ट में, नहीं, ये एप्लीकेबल नहीं होता था। लेकिन जब से सेक्शन 370 रिमूव हुआ है तब से क्या हुआ है कि आप जम्मू कश्मीर में भी ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लागू हो सकता है, लागू होता है, एक्चुअली हो गया आपसे। तो अगर आप कोई, जैसे मैं हूँ, दिस इज़ ए पर्सन एंड दिस इज़ अ बी पर्सन एंड बी इज़ फ्रॉम द जम्मू एंड कश्मीर, एंड हमने इसके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है और ये हमें धोखा दे देता है, ठीक है, ये बोलता है कि मैं नहीं लौटा रहा पैसे या कुछ भी, ये गड़बड़ घोटाले करता है, तो हम कोर्ट में जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था, जो कि शायद बहुत गंदा भी था कि जम्मू एंड कश्मीर को बहुत सारे प्रिविलेजेस मिले हुए थे जो इतने ज़रूरी नहीं थे, तो अब उन्हें हटा दिया गया है सेक्शन 370 के तहत। तो अब अगर कोई क्वेश्चन पूछता है कि एप्लीकेबल है, तो हाँ ये पूरे इंडिया में एप्लीकेबल है। अब ये कहीं ऐसी जगह नहीं है कि यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है, अब ये होल इंडिया में, पूरे इंडिया में एप्लीकेबल है। तो अब तक हमने 2 पॉइंट देखे कि इन्फोर्समेंट एंड द एक्सटेंट ऑफ द एक्ट। तो गाइस इन्फोर्समेंट और जो इसका एक्ट का जो क्या बोलते हैं एक्सटेंट है, वो दोनों ही क्या है, पूरे इंडिया में है। मतलब इसमें 2 बातें आई, एक तो होल इंडिया में ही लागू होता है, एंड उसके बाद जो सेकंड चीज़ आई वो है कि ये जिस दिन लागू हुआ, मतलब जिस दिन ये स्टार्ट हुआ ना, जिस दिन स्टार्ट हुआ उस दिन के बाद के मैटर्स को देखता है। मतलब अगर 1 सितंबर 1872 से पहले का अगर आप कोई मैटर लेके आओगे इसके पास, तो ये हैंडल नहीं करेगा, वो इस एक्ट के अंतर्गत नहीं आएगा। तो ये 2 बातें क्लियर हुई।
सेकेंड थिंग इज इसकी एप्लीकेबिलिटी। ये एप्लीकेबिलिटी क्या है इसकी, तो भाई एप्लीकेबिलिटी मतलब कि ये किस पे एप्लीकेबल होता है, तो ये ना सब पे एप्लीकेबल होता है। इसमें कुछ वो नहीं है कि नहीं भाई ये हिंदू पे एप्लीकेबल हो रहा है या मुस्लिम्स पे एप्लीकेबल हो रहा है, नहीं, बल्कि जो हिंदू और मुस्लिम का जो लफड़ा हमने किया था हिंदू और मोमडन एक्ट बना के, उसको ख़त्म करने के लिए ही तो हम ये एक्ट लेके आए। तो इसमें ऐसा कोई इशू नहीं है कि एक रिलीजन के बेसिस पे, इसमें कोई वो नहीं है कि आप पर्टिकुलर इसी रिलीजन के लोग करेंगे, या रीजन के बेसिस पे भी नहीं है कि पर्टिकुलर इसी रीजन के लोग करेंगे। मतलब क्या हुआ कि ये पूरे इंडिया में एप्लीकेबल है, सारे रिलीजन के लोग सब इसमें आएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ये क्यों बनाया गया कि जो हिंदू और मुस्लिम वाला जो हमने एक्ट बना के जो प्रॉब्लम्स क्रिएट करी थी उनको हम सॉल्व आउट कर सकें, उसके लिए हमने ये बनाया था। रीजन में भी आप हर, चाहे पंजाब की बात हो चाहे अब हरियाणा में हो, आपने किसी बंदे से, आप राजस्थान के हो बट आपने किसी से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया वो हरियाणा का है, तो क्या ये माना जाएगा? हाँ, वो भी इसमें आएगा क्योंकि हम पूरे इंडिया में कहीं भी कर सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट। तो दिस इज़ द एप्लीकेबिलिटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट वन इज़ नॉट कंप्लीट एंड एग्जॉस्टिक। ये क्या चीज़ है कि भाई ये कंप्लीट और एग्जॉस्टिक नहीं है। ये क्या कहना चाहता है कंप्लीट एंड एग्जॉस्टिक से, इसका मतलब क्या है? तो एक्चुअली क्या बोलना चाहता है ये कंप्लीट और एग्जॉस्टिक से, कि ये जो है इसमें सिर्फ और सिर्फ वही चीज़ें आती हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड है। ठीक है, ये बात तो हमें समझ में आ गई, लेकिन इसमें कुछ इसके ये भी है कि ये फुल्ली नहीं है कि यार जिस भी टाइप का कॉन्ट्रैक्ट है इस एक्ट में आता है, नहीं, ऐसा नहीं होगा। किसी भी टाइप का कॉन्ट्रैक्ट है वो इसमें नहीं आएगा, इसमें कुछ स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट ही आएंगे। जैसे कि हमने देखा था गारंटी का एक्ट, गारंटी से अगर आप कुछ करते हो तो वो वाला, प्लेज वाला, उसके अलावा आपका जो इंडेमनिटी वाला है, तो ये सारे जो एक्ट हैं वो इधर आएंगे। उसके अलावा जैसे कि अगर हम बात करें पार्टनरशिप, तो आप लोगों को पता होगा कि पार्टनरशिप भी एक कॉन्ट्रैक्ट ही है, एक एग्रीमेंट ही है पार्टनर्स के बीच का। ठीक है, तो जो पार्टनरशिप है वो इसमें आएगी? नहीं आएगी। पार्टनरशिप के लिए हमने देखा कि पार्टनरशिप के लिए अलग से एक्ट बना हुआ है, पार्टनरशिप एक्ट ऑफ 1932, तो पार्टनरशिप इसमें आएगी कि नहीं आएगी पार्टनरशिप? उसके अलावा भी बहुत सारे हैं, जैसे कि कंपनी लॉ अलग है अपना, और भी जो कोई भी एग्रीमेंट है उसके लिए, किस सबके लिए। कहने का मतलब क्या हुआ कि क्या सबके लिए सिर्फ यही कॉन्ट्रैक्ट एक्ट चलेगा? तो नहीं। तो इसका आंसर है कि ये एग्जॉस्टिक और कंप्लीट नहीं है, ये डिफरेंट है। डिफरेंट इन अ सेंस कि ये सिर्फ इन एक्ट्स के लिए लागू होता है, कुछ पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए लागू होता है, ये हर कॉन्ट्रैक्ट के लागू नहीं होता। अगर ऐसा होता तो फिर पार्टनरशिप एक्ट की कोई ज़रूरत ही नहीं थी, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट की कोई ज़रूरत ही नहीं थी, फिर तो किसी की कोई ज़रूरत नहीं, बस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ो और ख़त्म काम, कोई और एक्ट पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बट ऐसा नहीं है। ओके, ये सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट्स की बात करता है, जो बाकी के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जैसे कि पार्टनरशिप का, सेल्स ऑफ गुड्स का, वो सब हम अलग देखते हैं। तो ये 3 पॉइंट आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे, 4 पॉइंट एक्चुअली। एंड फिफ्थ वन इज लेज डाउन द प्रिंसिपल। ये क्या चीज़ है भाई? तो इसमें एक मेन इम्पॉर्टेंट, जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इसमें ना सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल लिखे हुए हैं कि आपको ऐसे करना चाहिए, बेसिकली ऐसे दो पार्टी होती है। इसमें क्या लिखा हुआ है? बेसिक प्रिंसिपल्स। जैसे कि 2 पार्टी होगी, अगर आप गारंटी दे रहे हो तो गारंटी के केस में आप जो है गारंटियर होंगे। बेसिक प्रिंसिपल्स लिखे हुए होते हैं इसमें। ठीक है, जैसे कि 2 पार्टी हैं ए और बी, तो उसमें ये दिखा होगा कि हाँ कॉन्ट्रैक्ट 2 पार्टीज़ के बीच में भी होता है, कभी कभी 3 पार्टीज भी आ जाती है बीच में, तो ये बेसिक प्रिंसिपल लिखे होते हैं। ऐसे नहीं लिखा होता कि आप इससे इसी कंडीशन में कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो, बस इसके अलावा नहीं कर सकते, ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि एक बंदा बहुत अलग अलग तरीके से कॉन्ट्रैक्ट करता है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट की जो राइट्स एंड ड्यूटीज़ है ना, वो हम खुद ही डिसाइड कर लेते हैं। हम ही डिसाइड करते हैं कि हमें कैसे कॉन्ट्रैक्ट करना है, कैसे कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना है, ये हम ही तो डिसाइड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई होप थोड़ा मैसी हो रहा है, समझने की कोशिश करो। मैं क्या बोलना चाह रही हूँ कि जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है उसमें सिर्फ और सिर्फ बेसिक प्रिंसिपल्स लिखे हुए हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इसमें जो है अपने ऐसे कुछ नहीं लिखा हुआ कि आपको पर्टिकुलर एक फ्रेमवर्क बना दिया कि नहीं आपको इस फ्रेमवर्क के तहत ही आपको एग्रीमेंट करना है, कॉन्ट्रैक्ट करना है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं किया उन्होंने क्या किया है कि जो डिफरेंट वो बना दिया कि ठीक है, आप बेसिक प्रिंसिपल्स लिख दे कि हाँ भाई ऐसे ऐसे प्रिंसिपल है कि 2 पार्टी होनी चाहिए, उनकी फ्री कंसेंट होनी चाहिए, आप ज़बरदस्ती नहीं कर सकते किसी के साथ, आप एक्सेप्ट होगा पक्का प्रपोजल तभी आप कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं, ये बता दी। आप उसको कैसे करते हो ये आपके ऊपर, मतलब
जैसे कि आपने आपकी फ्रेंड के साथ एग्रीमेंट किया कि भाई मुझे तू 1,000 रुपये दे, मैं तुझे 1 महीने बाद लौटा दूंगा, मैं तुझे 2 महीने बाद लौटा दूंगा, मैं तुझे इंस्टॉलमेंट्स में लौटा दूंगा। अलग अलग एग्रीमेंट हो सकते हैं, मैं तुझे 100 रुपये करके लौटाऊंगा, या मैं तुझे 1 साल बाद लौटाऊंगा, या तो अभी 500 रख ले, 500 जब आएंगे तब लौटाऊंगा। तो वो हमारे अकॉर्डिंग अगर ऐसे एक्ट में लिखा होता तो पता नहीं क्या पूरा एक्ट ही भर जाता, पूरा इसी से भर जाता कि कैसे होते हैं और कैसे नहीं होते हैं। तो ऐसा नहीं होता, ठीक है। आपको सिर्फ प्रिंसिपल्स लिखे होंगे, जो आपको जो भी राइट्स डिसाइड करने हैं वो आप खुद वो कर सकते हो कि नहीं भाई मुझे तो मतलब कहने का मतलब है कि आप अपने अकॉर्डिंग उसको एडजस्ट कर सकते हो। जैसा आपको एग्रीमेंट करना है, जैसा आपको कॉन्ट्रैक्ट करना है, आप वैसा कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो, आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो उस कॉन्ट्रैक्ट को, उस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट को आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। मतलब आपको ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है कि भाई एक्ट में ऐसा लिखा है तो मुझे ऐसे ही करना है। एक्ट में ऐसा कुछ लिखा ही नहीं है, एक्ट में सिर्फ प्रिंसिपल्स लिखे हैं इसीलिए। तो मतलब आप किसी से भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो, कैसे भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो, बट हाँ प्रिंसिपल्स लिखे हुए हैं। जैसे कि अनसाउंड माइंड से कॉन्ट्रैक्ट करोगे तो वो पैसे कहाँ ही देगा तुमको, तो वो प्रिंसिपल में लिखा है भाई अनसाउंड माइंड से तो नहीं करना, अगर करते हो और कुछ हो जाता तो हमारी ठेकेदारी नहीं है, लाइक दिस। लेकिन आप एक नॉर्मल बंदे से कर रहे हो, फिर पूछो कि कैसे करूँ इससे कॉन्ट्रैक्ट, तो वो थोड़ा ऐसा हो जाता है कि नहीं भाई हमने ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ कॉन्ट्रैक्ट में। कॉन्ट्रैक्ट में सिर्फ प्रिंसिपल्स हैं बेसिक, आपकी मर्ज़ी, आप जैसे कॉन्ट्रैक्ट करना है करो। बस ये है कि अगर बाद में कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो वी जस्ट हैंडल आउट कि आपका प्रिंसिपल को फॉलो किए गए हैं कि नहीं फॉलो किए। अभी आपने प्रिंसिपल ही फॉलो नहीं किए तो हम नहीं मानेंगे। तो मैं आपको इसको एग्जाम्पल से समझाती हूँ क्योंकि शायद ये बहुत ज़्यादा मैसी हो चुका है कि मैं क्या बातें करना चाहती हूँ। द पॉइंट इज़ कि अगर जैसे ए पर्सन है, उसने बी से कॉन्ट्रैक्ट किया, ओके, एंड बी इज़ द अनसाउंड माइंड। अनसाउंड माइंड मतलब पता है पागल है वो, मतलब थोड़ा दिमाग से पैदल है, अनसाउंड माइंड है, अनसाउंड माइंड है, ठीक है। तो अब ए ने उससे कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, अब वो बी के पास पैसे लेने के लिए गया। बी बोलता है कौन से पैसे, कैसे पैसे, कब के पैसे, क्या पैसे, मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मैंने तो लिया ही नहीं, तो तुम क्या कर लोगे। अब ये सपोज करो गया कोर्ट में जाके बोलते भाई मैंने बी को पैसे दिए और इसने ऐसे किया। अब वो बी तो निकला पागल, तो अब ए को ही पकड़ेंगे कि तूने किया ही क्यों इससे कॉन्ट्रैक्ट, तुझे पता है कि वो पागल है तो कॉन्ट्रैक्ट ही क्यों किया तूने उससे। तो इधर क्या है कि इसने प्रिंसिपल्स को वायलेट किया, कि प्रिंसिपल्स में लिखा हुआ है कि आप अनसाउंड माइंड से कॉन्ट्रैक्ट करोगे तो हम आपकी ठेकेदारी नहीं लेते, तो तूने क्यों ही किया जाके। तो इस केस में क्या होगा कि आपकी सुनवाई मतलब नहीं होगी, ऑब्वियसली बात, आपको इंसाफ क्या ही मिलेगा, वो पागल है तो। लेकिन एक केस आता है कि ए ने बी से कॉन्ट्रैक्ट किया एंड बी बिल्कुल सही है, बिल्कुल स्वस्थ है, बिल्कुल सब कुछ ठीक है। ए ने उसको सब कुछ सही किया, उसने अपने अकॉर्डिंग कंडीशंस रख दी कि हम, जैसे बी ने कंडीशन रखी कि मैं आपको 1 साल बाद पैसे देना शुरू करूँगा और 1,000 रुपये हर साल दे दूँगा। 5,000 रुपये लिए सपोज करो, इसने पैसे देने छोड़ दिए, मतलब इसने पैसे नहीं दिए। इस केस में ए जाएगा कोर्ट के पास, तो कोर्ट ऑब्वियस सी बात है इसका एक्शन लेगी, इसको इंसाफ दिलाएगी, क्योंकि बी क्या है, बिल्कुल स्वस्थ है, बिल्कुल सही है, और उन्होंने जो प्रिंसिपल्स उस लॉ में लिखे हुए हैं उसके अकॉर्डिंग ही काम किया है, तो वो उसकी जो है सुनवाई भी करेगी। सो दिस इज़ समथिंग कि आप जो है इसमें जो प्रिंसिपल्स लिखे हुए हैं उसके अकॉर्डिंग ही काम कर, इसके अकॉर्डिंग चलना है। राइट्स एंड जो है राइट और ड्यूटीज़ जो है वो इसमें नहीं लिखी हुई। तो ये 5 पॉइंट हुए, इनका एक बार और मैं आपको सब एक बार रिवाइज करवा देती हूँ पूरा, ये कैसे हुआ, क्यों हुआ। तो फर्स्ट थिंग जो आती है वो है एनफोर्समेंट। हमने अभी तक हमने क्या पढ़ा, हम एक बार उसको ब्रीफ में देख लेते हैं। फर्स्ट थिंग जो हमने पढ़ी थी वो तो था कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या है, एंड आई होप आप लोग को समझ आ गया होगा कि कॉन्ट्रैक्ट क्या है एंड कॉन्ट्रैक्ट के लिए हमें एक्ट की ज़रूरत क्यों पड़ी। कॉन्ट्रैक्ट के लिए हमें एक्ट की ज़रूरत इसलिए पड़ी ताकि कोई फ्रॉड वगैरह ना कर सके, कोई लॉ एंड ऑर्डर को ख़राब ना कर सके, इसलिए हमें एक्ट की ज़रूरत पड़ी। तो हमें एक्ट की ज़रूरत पड़ी तो हम एक्ट लेके भी आ गए। हम लाए कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ऑफ 1872, 1872, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ऑफ 1872। अब हुआ क्या इसमें कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ऑफ 1872 में कि इससे पहले हमारे जो थे 2 एक्ट आके रखे हुए थे, एक तो था हिंदू लॉ, एक था मुस्लिम लॉ। उनमें प्रॉब्लम क्या थी कि हिंदू लॉ सिर्फ हिंदुओं के जो कॉन्ट्रैक्ट थे उनको देखता था एंड मुस्लिम लॉ मुस्लिम्स के कॉन्ट्रैक्ट को देखता था।
प्रॉब्लम आई कि भाई दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो कौन देखेगा, तो हम लेके आए दिस, जो कि यूनिफॉर्मली पूरे इंडिया में लगता है। पहले था कि जम्मू एंड कश्मीर में नहीं लगता था, बट नाउ ये पूरे इंडिया में लगता है। एंड ये ऐसा कुछ रिलीजन भी इसका बेसिक वो नहीं है कि ये हिंदू पे लगता है, मुस्लिम पे लगता है, सब पे लगता है, ये इंडियन पे मतलब सब पे लगता है, ये पूरे इंडिया में एप्लीकेबल है। ठीक है, इसके फीचर्स हमने देखे। दैट एनफोर्समेंट, तो हमने ये देखा कि 1 सितंबर को ये इन्फोर्स हुआ था। एंड उससे पहले के जो भी मैटर है, अगर उससे पहले आपने कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कोई भी एक्ट किया है तो इसके अंतर्गत आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, आप जाओ करना है जो करो। बट उसके बाद अगर आपने कुछ किया देन यू विल बी बेनिफिशियल फॉर दैट। देन द एक्सटेंट ऑफ दैट मैं समझा चुकी हूँ कि पहले जम्मू एंड कश्मीर में नहीं था बट अब है। नाउ इट कम्स टू द एप्लीकेबिलिटी। तो एप्लीकेबिलिटी की अगर हम बात करते हैं, तो एप्लीकेबिलिटी की अगर हम बात करते हैं तो एप्लीकेबल क्या था कि दिस इज़ एप्लीकेबल इन होल ऑफ द कंट्री। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको जो है जैसे कि अब मैं मुंबई में बैठी हूँ या फिर मैं दिल्ली में हूँ और पंजाब से कॉन्ट्रैक्ट, पंजाब में कोई है तो मैं उससे कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकती। ऑफ कोर्स आई कैन डू, मतलब आप कहीं पे भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो, आप पूरे इंडिया में कहीं पे भी किसी भी जगह पे बैठे हुए किसी दूसरे पर्सन से कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो। एंड दिस एक्ट विल बी एप्लीकेबल ऑन दैट टू। फिर आता है नॉट कंप्लीट एंड एग्जॉस्टिक, मतलब ये कंप्लीट नहीं है। ये क्या हुआ कि हाँ ये कंप्लीट नहीं है, दिस इज समहाउ कि कुछ एक्ट हैं जो इधर से निकले हुए हैं, जैसे कि पार्टनरशिप भी कॉन्ट्रैक्ट होती है, एक एग्रीमेंट होती है, लेकिन पार्टनरशिप इसमें नहीं आती, उसके लिए हमें अलग से पार्टनरशिप एक्ट पढ़ना पड़ता है। जैसे कि कंपनी लॉ भी इसमें नहीं आती। उसके अलावा हम बात कर सकते हैं सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के बारे में, वो भी इसमें नहीं आता। तो ऐसे ना जाने कितने एक्ट हैं जो कॉन्ट्रैक्ट होने के बावजूद भी इसमें नहीं आते। तो इसमें कुछ स्पेसिफिक ही कॉन्ट्रैक्ट आते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि सारे कॉन्ट्रैक्ट इसी में ही आए। एंड लास्ट थिंग इज़ कि इसमें कुछ प्रिंसिपल्स जो मैं अभी समझाया था कि इसमें कुछ प्रिंसिपल्स लिखे हुए होंगे एंड वी हैव टू फॉलो दैट प्रिंसिपल्स। ठीक है, हमें ऐसा कुछ नहीं है कि हमें राइट्स वही लिखे हैं कि नहीं तुम्हें पर्टिकुलर यही करना है, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ प्रिंसिपल्स लिखे हुए हैं एंड उसके अकॉर्डिंग हमें करना होता है कि हम इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करें एंड उसके अकॉर्डिंग काम करें। तो हमारा जो है बेनिफिट, हमें जो एक्ट के अंदर हमें जो भी कोई प्रॉब्लम हुई है, मतलब हमारे साथ धोखाधड़ी हुई है, तो इस एक्ट के तहत हमें उसमें बेनिफिट मिलेगा, हमें कंपनसेशन मिलेगा, जो भी है हमें एक तरीके से इसका बेनिफिट मिलेगा। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। जो बेसिक हमने पढ़ाया था कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जो फर्स्ट चैप्टर था हमारा बिजनेस लॉ का, ये फर्स्ट चैप्टर था और आज ये फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया। दिस इज़ द बेसिक कॉन्सेप्ट। ओके, तो आई होप यू गाइज लाइक दिस। एंड अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम है इससे रिलेटेड या प्रीवियस वीडियो से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है तो आप नीचे कमेंट में ज़रूर डाल दीजिएगा जो भी प्रॉब्लम है। एंड इसको एक बार रिवाइज करना, आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। एक बार पढ़ने पे आप इसको समझ जाओगे पूरा। उसके अलावा कि जो भी प्रॉब्लम है सो वो तो आप कमेंट कर ही दोगे। उसके अलावा लाइक एंड शेयर तो कर ही देना, और लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब द चैनल, इससे ज़्यादा क्या ही बोलो। ओके, बाय।